टाइटैनिक वो रात जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब गया। सोचो तुम दुनिया के सबसे लग्जरी और सबसे शानदार शिप पर बैठे हो, चारों तरफ इतनी लग्जरी की उस समय के हिसाब से तुम सोचोगे कि इससे सुरक्षित जगह और हो ही नहीं सकती। और सबसे खास बात तुम्हें बताया गया है कि ये जहाज इतना मजबूत है कि इसे डुबाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर उसी जहाज पर एक ऐसी रात आती है जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। ये कहानी है टाइटैनिक की। लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें आज ये नहीं बताऊंगा कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, क्योंकि असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। साल था 1912। उस समय टाइटैनिक कोई आम शिप नहीं था। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार शिप में से एक था। इसे देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि उस समय की इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो चुकी थी। अंदर शानदार कमरे थे, डाइनिंग टेबल्स थी, स्विमिंग पूल्स थे और जिम थी। मतलब आज के हिसाब से सोचो तो एक चलता फिरता होटल। और टाइटैनिक की सबसे खासियत बड़ी बात सिर्फ उसकी लग्जरी नहीं थी, बल्कि लोगों को इस बात पर बहुत भरोसा था कि ये एक बेहद सुरक्षित जहाज है, क्योंकि इसके डिजाइन में कई ऐसी चीजें थी जिसे उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस माना जाता था। और शायद यही कॉन्फिडेंस बाद में एक बहुत बड़ी समस्या भी बनी। अब आते हैं उस सफर पर। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका सफर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ और इसे न्यूयॉर्क जाना था। जहाज पर हजारों लोग थे। कुछ लोग पहली बार इतने बड़े जहाज पर सफर कर रहे थे, तो कुछ लोग अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे और कुछ लोग बस लग्जरी का आनंद लेने आए थे। उन लोगों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन सकता है। टाइटैनिक कई जगह से पैसेंजर लेकर आगे बढ़ता गया और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। समुद्र भी बिल्कुल शांत था। जहाज अपनी स्पीड से आगे जा रहा था। लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और घूम रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद सब कुछ बदलने वाला है। अब रात हो चुकी थी। 14 अप्रैल 1912। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक ओशन से गुजर रहा था और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स को उस दिन दूसरे शिप से आइसबर्ग की वार्निंग मिल चुकी थी। मतलब समुद्र में जो से दूसरे जहाज थे, उन्होंने पहले टाइटैनिक को बता दिया था कि आगे बहुत बड़े आइसबर्ग हैं। मतलब आसपास समुद्र में आइस के बड़े बड़े टुकड़े मिलने की जानकारी मिल रही थी। लेकिन टाइटैनिक अपनी यात्रा जारी रख रहा था। रात लगभग 11:40 पर लुटकाउट ने सामने कुछ देखा, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग। अब सोचो तुम एक ऐसे जहाज पर हो जो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था। सामने अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। अब जहाज को उससे बचना है। क्रू ने जहाज को मोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम बहुत कम था और कुछ ही पलों में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और यहीं से वो सफर जो अमेरिका पहुंचने वाला था एक डाइजेस्टर में बदल गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइटैनिक सीधे आइसबर्ग के ऊपर नहीं चढ़ गया था। उसका सिर्फ एक साइड आइसबर्ग से टकराया था और इस कोल्यूजन की वजह से जहाज के नीचे कई पार्ट्स को नुकसान पहुंचा और समुद्र का पानी अंदर आने लगा। अब शुरुआत में पैसेंजर्स में से ज्यादा को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। कुछ लोगों ने हल्का झटका महसूस किया और कुछ ने आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी समस्या हुई होगी। और यही बात टाइटैनिक की कहानी को और डरावना बना देती है, क्योंकि उस समय जहाज के अंदर हजारों लोग थे और उनमें से बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं था कि उनका जहाज डूबने लग रहा है। अब क्रू को समझ आने लगा कि सिचुएशन सीरियस है। पानी जहाज के कई कंपार्टमेंट्स में भर रहा था और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया टाइटैनिक का फ्रंट हिस्सा नीचे जाता रहा। अब लाइफ बोट्स निकालने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। जहाज में मौजूद हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी और ये बात आज से सुनने में अनबिलीवेबल लगे, लेकिन उस समय मैरीटाइम रेगुलेशन के हिसाब से टाइटैनिक के पास जितनी लाइफ बोट्स मौजूद थी उन्हें पर्याप्त माना जा रहा था। मतलब समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि जहाज डूब रहा था, समस्या ये भी थी कि इतने सारे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं थी। अब सोचो उस समय का सीन। एक तरफ लोग जहाज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्रू लोगों को लाइफ बोट्स में बिठाने की कोशिश कर रहा है। कुछ पैसेंजर्स को अभी तक पूरी बात समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। कई लाइफ बोट अपनी कैपेसिटी से कम लोगों के साथ भी पानी में उतरी, क्योंकि शुरुआत में लोग उस ठंडे समुद्र में उतरने से डर रहे थे और ऑनेस्टली किसी को ब्लेम करना भी पॉसिबल नहीं। तुम्हारे सामने एक विशाल जहाज है, तुम्हें बताया जा रहा है कि लाइफ बोट्स में बैठो और उस छोटे से बोट में समुद्र के बीच चले जाओ, जबकि तुम्हें शायद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि टाइटैनिक सच में डूब रहा है। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। टाइटैनिक लगातार नीचे डूब रहा था और रात और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। समुद्र का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसमें गिरने के बाद इंसान का सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच टाइटैनिक से डाइजेस्टर सिग्नल्स भेजे जा रहे थे और आसपास शिप्स को मदद की जानकारी भेजी जा रही थी और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिप था कैरापाथिया। वो टाइटैनिक की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन समस्या ये थी कि कैरापाथिया टाइटैनिक के पास तुरंत नहीं पहुंच सकता था। उसे वहां तक पहुंचने में समय लगना था और टाइटैनिक के पास इतना समय था ही नहीं। और धीरे धीरे टाइटैनिक का फ्रंट हिस्सा पानी में जाता रहा। जहाज का एंगल बढ़ता गया और फिर वो मोमेंट आया जहां टाइटैनिक अपने आप को
संभाल नहीं पाया, जहाज टूटने लगा और फिर टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूब गया। 15 अप्रैल 1912 की सुबह दुनिया में सबसे चर्चित जहाजों में से एक पानी में डूब गया। लेकिन कहानी अब खत्म नहीं हुई थी। बचे हुए लोग कौन थे और उन्हें बचाने कौन आया था? कैरापाथिया आखिरकार वहां पहुंचा और उसने लाइफ बोट्स में मौजूद सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया। लेकिन टाइटैनिक में सवार हजारों लोगों में से हर कोई नहीं बच पाया। कई लोगों की मौत बेहद ठंडे पानी की वजह से हुई और कई लोग लाइफ बोट्स तक पहुंच ही नहीं पाए। और यही एक टाइटैनिक डिजास्टर की सबसे दुखद बातों में से एक है। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, इसमें हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना दोस्त, और कई लोगों ने उस रात अपनी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन देखा। अब एक सवाल, टाइटैनिक अगर इतना एडवांस था तो आखिर वो डूबा क्यों? असल में इसका कोई छोटा सा जवाब नहीं है। आइसबर्ग से कोलिशन तो इमीडिएट कोस था, लेकिन उसके साथ कई फैक्टर जुड़े हुए थे। आइस वार्निंग्स, जहाज की स्पीड, बोट कैपेसिटीज, उस समय की सेफ्टी प्रैक्टिस और उस रात की परिस्थितियां, इन सब ने मिलकर ये डिजास्टर को और बड़ा बना दिया। और टाइटैनिक के डूबने के बाद मैरीटाइम सेफ्टी रूल्स में भी बड़ा बदलाव किया गया। शिप्स को आइसबर्ग वार्निंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा, लाइफ बोट रिक्वायरमेंट्स को भी ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ा और समुद्र में लगातार मॉनिटरिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंट भी बढ़ी। शायद टाइटैनिक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, आज हम टाइटैनिक को एक सबसे फेमस शिप क्रू के रूप में जानते हैं, लेकिन 1912 में उस जहाज पर बैठे लोगों के लिए ये कोई हिस्ट्री नहीं थी। उनके लिए ये उनकी जिंदगी का नॉर्मल सफर था। कोई न्यूयॉर्क में नया घर बनाने का सपना देख रहा था, कोई अपने परिवार के साथ सफर कर रहा था, कोई पहली बार अमेरिका जा रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनका नाम इतिहास के सबसे बड़े पन्नों में आ जाएगा। आज टाइटैनिक समुद्र की हजारों फीट गहराइयों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को सिर्फ एक ही सवाल सोचने पर मजबूर करती है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान नेचर के सामने आखिर कितना पावरफुल है। शायद टाइटैनिक हमें यही याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। और यही वजह है कि टाइटैनिक के डूबने के 100 साल से ज्यादा समय बाद भी लोग उसकी कहानी सुनना बंद नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।